2023 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा 16 फरवरी के दिन देने वाले हैं। तो आज का क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा फिर से अद्भुत होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास आप छोड़ के जाइएगा तो आपको काफी ज्यादा पछताना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव की दोनों की तैयारी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हम करा रहे हैं और आज आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आपको हम पढ़ाने वाले हैं। तो पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको बता दें कि ये वही सभी प्रश्न है जो आपके परीक्षा में सीधे पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमें अंतिम समय के लिए जाना जाता है, क्योंकि अंतिम समय में जो आपको हम पढ़ाते हैं बताते हैं वो हूबहू आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कल क्या होने वाला है ये सोचना छोड़ दो, कल क्या होने वाला है ये सोचना छोड़ दो और मेहनत करके सारा रिकॉर्ड तोड़ दो। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दिए, जितना ज्यादा हो सकता है आप शेयर कीजिए, फटाफट से शेयर कीजिए। हर व्हाट्सएप ग्रुप, हर टेलीग्राम ग्रुप में यह वीडियो शेयर होना चाहिए। आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसके बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ाएंगे, ये काफी ज्यादा खास होगा आपके लिए। तो आइए देखते हैं कि क्लास और में कौन कौन सा क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है और सबका जवाब दीजिए अगर आपको पता होगा पहले से। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही अद्भुत प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि ज़ालिबेराइन की स्थापना किस राज्य ने कर दी थी? जल्दी से कमेंट में छाप दो और इसका सही जवाब हो जाएगा कि प्रेसा ने कर दी थी, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली राष्ट्र अभिव्यक्ति कब हुई थी? ये आपके सामने चार ऑप्शन है और जैसे ही 16 फरवरी दिन आप परीक्षा देने जाइएगा आपके सामने ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपके सामने चार ऑप्शन है और इसका जवाब दिए, बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के साथ, यानी कि ऑप्शन ए नंबर जो होगा ये बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो ये रहा प्रश्न आपके स्क्रीन पे, एकदम छाप दो कमेंट में और जब तक क्लास खत्म नहीं होगा तब तक कहीं जाना नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के साथ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी विशेष तैयारी चल रही है इस चैनल पे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नहीं किए हैं तो, क्योंकि एग्जाम के दिन जो आपको अद्भुत चीज देंगे वो तो आपके लिए काफी कमाल का होगा। पढ़िएगा और जाकर के एकदम डायरेक्ट एग्जाम दे दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें जो है वो आरक्षित है? ये तो सबको पता है कि लगभग जो है भारत में पंचायती राज संस्थाओं के लिए जो है लगभग 33% जो है सीट जो है आरक्षित कर दी गई है, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहे हैं कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में आप सभी को पता है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर जो होगा वह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और जल्दी से कमेंट करके जवाब बताइए कि इसका सही जवाब जो होगा वह क्या होगा। लाइक नहीं किया था जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि कल क्या होने वाला है ये सोचना छोड़ दो, कल क्या होने वाला है ये सोचना छोड़ दो और मेहनत करके सारा रिकॉर्ड तोड़ दो। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार यानी कि भारत में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों पर आरक्षण है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो बिहार में बात करते हैं तो लगभग 50% है, यानी कि ऑप्शन आपकी ए नंबर जो दिया गया बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, और ये आपका फाइनल रिवीजन क्लास चल रहा है और इसके बाद आपको सीधे परीक्षा में ही जाना है और आपको वही सभी क्वेश्चन बताया जा रहा है जो आपके परीक्षा में हूबहू पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? और यह प्रश्न या तो प्रथम पाली नहीं तो द्वितीय पाली इस वर्ष आपकी परीक्षा में छप सकता है क्वेश्चन। इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कह रहे कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? मेरे शेर, रूस में जार का अर्थ, तो बाबू रूस में जार के जो अर्थ होला वो रूस का सम्राट होता है। क्या होता है? रूस का सम्राट, यानी कि ऑप्शन आपका डी नंबर जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जैसे इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आपको फटाफट से टिक करके चले आनी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तब प्रश्न कह रहा है कि अप्रैल थीसिस किस ने तैयार की थी? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसका राइट जवाब हो जाएगा लेनिन ने की थी। कौन किया था? तो लेनिन ने किया था, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हो, देखते हैं कि कौन रसगुल्ले इसका सही जवाब दे पाते हैं। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी। चलिए क्वेश्चन कह रहे हैं कि समवर्ती सूची में रखा जाता है। समवर्ती सूची में किसे रखा जाता है? तो केंद्र एवं राज्य दोनों को, यानी कि दोनों में रखा समवर्ती सूची में रखा जाता है तो केंद्र और राज्य दोनों में, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर जो होगा वह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो कह रहा है प्रश्न की भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है?
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यानी कि जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर जो दिया गया है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफी अद्भुत प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है और सीधे आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपकी सब्जेक्टिव की तैयारी चल रही है, तो लगातार क्लास में बने रहना है। क्लास को छोड़ के जाइएगा तो आपको काफी ज्यादा पछताना पड़ेगा। 16 फरवरी के दिन एकदम आपको धमाल मचाना ही मचाना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न है कि कौन सी पार्टी सरकार के प्रमुख पदों को भारत में जमे नागरिकों के लिए आरक्षित करना चाहती है? वह कौन ऐसा पार्टी है? तो पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस। कौन है? राष्ट्रवादी कांग्रेस है, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर जो होगा वह बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहे कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? जो वर्ष 1975 है यह किस लिए जाना जाता है भारतीय राजनीति में? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। 1975 ईस्वी में देश में आपातकाल लागू कर दिया गया था, इसलिए इसे जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका सी नंबर होगा। और यही सभी प्रश्न तो आपकी परीक्षा में बखूबी बेहतर तरीके से पूछे जाते हैं। अगर आप इन सभी प्रश्नों को रिवीजन नहीं करते हैं, नहीं देखते, तो फिर आपको पछताना ही पड़ जाता है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सामाजिक विज्ञान 16 फरवरी के दिन परीक्षा होगी और जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाएगा बाबू? 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से मात्र 40 को प्रश्न का जवाब देकर के चले आना है। आइए, और उसके बाद से 32 गो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से मात्र 16 प्रश्न का जवाब देना है। तो आइए सब कुछ हम बताने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि जेनेवा समझौता कब हुआ था? जो जेनेवा समझौता हुआ था वह कब हुआ था? तो जेनेवा जो समझौता हुआ था वह 1954 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि लिगो किचाओ कौन था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि चीनी ये सुधारक था, चीनी सुधारक, यानी कि चीन के सुधारक थे। ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। कह रहे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया? जो जालियांवाला हत्याकांड आप लोग जानते ही हैं, तो इसका कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? इसका राइट जवाब हो जाएगा कि वह डायर समिति का गठन किया गया था, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। सबसे शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है और देखते हैं कि क्या आप इस प्रश्न का जवाब दे पाते नहीं, क्योंकि अब आपको ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव की भी तैयारी चल रही है और फाइनल रिवीजन चल रहा है और यही सभी प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब कुछ चल रहा है। पीडीएफ नोट्स कैसे लेना है, क्या कुछ कर रहा है, ये सब कुछ आपको इस क्लास में ही जानकारी मिल जाएगी। प्रश्न कह रहा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? यह भी प्रश्न अपने आप में बहुत ही ज्यादा खास है, बहुत बार ये क्वेश्चन को दोहराया जाता है आपके एग्जाम में। तो जो रंपा विद्रोह है वो 1917 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वह बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जवाब दीजिए। अगर आपको पता है तो नहीं पता है तो हम आपको तो बता ही रहे हैं, इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा रिविजन कर लेना है। प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप इसमें से कौन बात नहीं है? तो बहुसंख्यकों का शासन जो है ये अनुरूप इसका नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, बिल्कुल सर बात कीजिए। तो ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि लोकतंत्र में शासकों पर निम्नलिखित में से किस एक का नियंत्रण करना चाहिए, ये नियंत्रण रखना चाहिए? तो इसका हो जाएगा जनता का। किसका? तो जनता का, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की यदि बात करते हैं तो प्रश्न हम सभी के स्क्रीन पे ये रहा और प्रश्न कह रहा है कि लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं? जो लोकतंत्र है हम सभी का देश, आपको पता है कि भारत हम सभी का लोकतांत्रिक देश है और इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश कहीं नहीं है, तो लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं इसको ये बताना है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा यह जनपद पर आधारित होता है, यानी कि ऑप्शन आपका डी होगा। अगला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वह याद करके रखना कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर सही जवाब होगा। और जैसे ही परीक्षा में आएगा एकदम आपको धमाल मचा करके चली आनी है। अगला प्रश्न हमने कह रहा बा, बहुत ही शानदार प्रश्न बाटे और प्रश्न कह रहा बा कि भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई? जो भारत में पहला जूट मिल स्थापित कल गई रहे वो कहां पे कल गई रहे ये बताओ बाटे। तो हुआ था बंगाल में। कहां? बंगाल, यानी ऑप्शन ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और बखूबी बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? जमशेदजी टाटा के बारे में आप लोग जानते हैं, बखूबी भारत के कौन से लोग हैं जो इनके बारे में नहीं जानते हैं? तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना जो कब की थी? तो वो की थी 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में ही
में ही इन्होंने कर दिया था, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित किया हुआ था? किस शहर में स्थापित हुआ था? तो कलकत्ता शहर में स्थापित हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए होगा। अगला कह रहा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें से 4 ऑप्शन है और इसमें से बताना है कि कौन सा ये सही है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि सामाजिक असमानता का अंत, यानी कि ऑप्शन आपका डी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ती है और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पूरे अंतिम तक बने रहिएगा क्योंकि यही सभी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपको ऑब्जेक्टिव के साथ हम आपको सब्जेक्टिव भी पढ़ाने वाले हैं, समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं कि कौन कौन सा आपका क्वेश्चन है जो आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है। तो रिवीजन आप फाइनल कर लिया करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारक पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? किस कारक पर लोकतंत्र की जो सफलता वह निर्भर करती है? तो ये हो जाएगा नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। किसके? तो नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर, यानी कि ऑप्शन आपका बी होगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी चुनौतियों का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सामना करना पड़ता है? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा ये बताना आपको। तो ये देखिए ध्यान से क्वेश्चन एक बार और पढ़िएगा। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सी चुनौतियों का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सामना करना पड़ता है? ऑप्शन आपका 4 दिया गया है। पहला ऑप्शन है कि मौलिक अधिकार बनाने की चुनौती, सही है। मौलिक अधिकारों के विस्तार की चुनौती, सही है। लोकतंत्र मौलिक अधिकारों को सशक्त बनाने की चुनौती, यानी कि ये तीनों का तीनों ऑप्शन सही दिख रहा है। तो ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा कि इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। तो बखूबी ये रहा प्रश्न आपके स्क्रीन पे और प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए। देखिए जो प्रश्न का उत्तर आपको पता नहीं है वो तो आप याद कर लीजिए, लेकिन जिस प्रश्न का उत्तर आपको पता है उसका जवाब दीजिए। और हाँ, याद भी नहीं है तो कोशिश कीजिए जवाब देने की। आप गेस भी कर सकते हैं, सोच के जवाब भी दे सकते हैं, हो सकता है वह गलत भी हो जाए या सही भी हो जाए। यहां पे गलती होता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपको एग्जाम हॉल में गलती नहीं करके आनी है, इतना तो आपको जरूर याद करके रखना है। अगला क्वेश्चन है, यहां पे बड़ा अद्भुत क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? जो चार्टिस्ट आंदोलन था वह कब शुरू किया गया था, ये आपको बताना है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो ये शुरू किया गया था 1838 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी नंबर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? ये क्वेश्चन अपने आप में सबसे ज्यादा खास है। क्वेश्चन है कि कौन सा वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में आया था? तो वह मध्यम वर्ग था। कौन? मध्यम वर्ग था, यानी कि ऑप्शन आपका डी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में किन्नौर कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी? इसका राइट जवाब हो जाएगा कि यह पंजाब में बनाई गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं कि प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, फिर हम बताएंगे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन। काफी अद्भुत क्वेश्चन ये रहा कि अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका राइट जवाब होगा कि अलेक्जेंडर के द्वारा ही किया गया था और इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। ये तो काफी आसान है, ये नाम पे ही नाम दिख रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1929 का विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश में आरंभ हुआ? जो 1929 ईस्वी के जो आर्थिक संकट आई रहा है वो कौन देश में प्रारंभ हुआ? सबसे पहले तो हुआ था अमेरिका में। कब? कहां? अमेरिका में, यानी ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती से मेल नहीं खाता है? कौन जो है इसमें मेल नहीं खाता है लोकतंत्र की चुनौती से? इसका सही जवाब होगा कि भारत में बहुसंख्यकों के हित की रक्षा, यानी ऑप्शन ए नंबर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं और समझते जाइए, याद करते जाइए। बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे आ रहा है और आप लोग को सबका जवाब देना है। इसका पीडीएफ, नोट, सब्जेक्टिव वो आप ले लीजिए, जिससे कि सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको हम सारी चीजें बता देते हैं। पहले ये क्वेश्चन को पढ़िए और कह रहा है कि आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक कौन सा है? ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, यानी ऑप्शन बी नंबर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण इसमें से कौन है आपको बताना है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी की, वो है अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इसका राइट जवाब होगा। अगला है कि निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है हम लोगों को कि बिहार एक ऐसा राज्य है जिसे पिछड़ा राज्य के रूप में जाना जाता है और पिछले 15 साल 20 साल पहले से भी यही से पिछड़ा राज्य जाना जाता था और आज भी जाना जाता है। पता ना यहाँ के नेताएं क्या करते हैं,
उनको खुद समझ में नहीं आता है। यहाँ पे आपको पता ही है कि यहाँ पे लोगों की मजबूरी हो गई है, क्योंकि यहाँ पे दो पार्टी है। जब तक तीसरा कोई पार्टी नहीं आएगा, जब तक तीसरा कोई लोग नहीं आएंगे, तब तक ये बिहार का विकास हमको लगता नहीं कि संभव हो पाएगा। क्योंकि पिछले 20-25 वर्षों पहले भी हमारा पिछड़ा राज्य ही बिहार था और आज के भी श्रेणी में पिछड़ा राज्य है। कभी लालू की तरफ लोग जाते हैं, कभी नीतीश की तरफ जाते हैं, क्योंकि यही लोग समझते हैं कि यही लोग दो हैं, इनके अलावा तो कोई है ही नहीं। इनके अलावा जब तक तीसरा नहीं आएगा तब तक लगता है कुछ होने वाला बिहार का नहीं है। हो सकता है कि आप लोग समझदार होंगे और आगे भविष्य में क्या कुछ करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। फिलहाल हम लोग का तो एग्जाम है, यानी कि आप लोग का एग्जाम है, उसके लिए पहले तैयारी कर लीजिए, फिर जो होगा सो होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? संपादन किसका किया था? तो यंग इंडिया का संपादन किया था, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। क्लियर हो गया? देखिए, और आप लोग हारिए मत, कहीं पे भी हारने की मत सोचिए कि हम हार जाएंगे। यानी कि देखिए, एग्जाम देने जब आप जाइएगा तो दो चीजें होगी, बार बार कह रहे हैं, दो बातें होगी, या तो आप जीत के आइएगा, नहीं तो आप सीख के आइएगा। हार के आ ही नहीं सकते आप। जब एग्जाम देने जाइएगा तो दो ही बात होगा, या तो आप जीत करके आइएगा, नहीं तो सीख करके आइएगा। सीखना और जीतना ही पड़ेगा आपको, हार तो सकते ही नहीं और हम आपको हारने देंगे नहीं। क्लियर? अगला प्रश्न, क्योंकि आपके कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं, जहां पे भी आपकी जरूरत पड़ रही है हम आपके साथ कदम से कदम मिला करके खड़े हैं। फिर दिक्कत कैसी? दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समस्या नहीं होनी चाहिए। आप अपनी समस्याओं को हमारे साथ साझा कीजिए, हमें बताइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? किसने आरंभ किया था? बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। जितने भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अरे यार जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आगे से वीडियो मिला करे, सब कुछ मिल के। तो जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, हम ऐसा अनोखा कहीं वीडियो आपको दे दे जो सीधे आपके एग्जाम आ जाए, आपको वायरल क्वेश्चन बता दे, सब कुछ बता दे, तो वह हो सकता है आपसे छूट जाए। और आप कंप्लीट पूरा वीडियो हमेशा देखिए, जिस पर से पिछले कई वर्षों से हम आपके लिए हेल्प करते आ रहे हैं, और इस बार आपकी मौका है और आप बैठे हुए हैं, एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, तो आपके लिए कुछ खास होना चाहिए। और आप हमारा साथ दे रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि आपका हम साथ जरूर दें। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके सबके साथ शेयर कर दीजिए, सबको बताइए, सबको समझाइए। कह रहे कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण रहता है? ज्वारीय ऊर्जा, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि वह नवीकरणीय है। क्लियर? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? सबसे ज्यादा विस्तार कहां है? तो बाबू मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में है। कहां है? मध्य प्रदेश यानी कि एमपी। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि इस मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे जल की सबसे बड़ी झील होती है सुपीरियर होती है, यानी कि ऑप्शन आपका जो है वह डी नंबर दिया गया, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। और इस तरीके से आपके एग्जाम में 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 का जवाब देना, लेकिन 80 में से किसी भी 40 प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लगातार 40 प्रश्न का जवाब देना है। क्लियर? तो आइए हम लोग पूरे 80 क्वेश्चन जानते हैं और फिर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं। तो बने रहना हमारे साथ, अगर छोड़ के जाएंगे फिर पछताएंगे तो फिर दिक्कत होगा। क्लियर? तो बाद में पछताने से कुछ फायदा होगा नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, क्या है? तो आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? वह सहज भी है, वैज्ञानिक भी है, व्यवहारिक भी है, यानी उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? सबसे कम प्रति व्यक्ति वाला आय जो है वो हम सभी का बिहार राज्य का है, इसीलिए तो इसे पिछड़ा राज्य के नाम में दिया गया है, यानी कि ये पिछड़ा राज्य है। हम सभी का ऑप्शन भी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब। क्लियर? अगले प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप अभी तक नहीं किए हैं तो। अगला प्रश्न कह रहा है कि विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? यानी कि सबसे पहले किस चीजों से कैसे जो है किसी वस्तु का लेन देन हुआ करता था? तो पहले वस्तु विनिमय प्रणाली था, यानी कि वस्तु से वस्तु को लेन देन किया जाता था। जैसे कि गेहूं के बदले बर्फ ले लेना, आप लोग बचपन में खाए होंगे या नहीं खाए होंगे तो पहले भी सुने भी होंगे, या ये गेहूं के बदले चावल ले लेना, यानी अदला बदली करना, ये आप सुने होंगे। ये काम पहले हुआ करता था, लेकिन जब से पैसा का मुद्रा का विकास हुआ तब से ये सारी चीजें थोड़ी सी बंद हो गई, लेकिन कहीं कहीं अभी भी देखने को मिलती है। कुछ लोग जिसके पास गेहूं ज्यादा हो गया तो वो क्या करेगा, गेहूं दे करके, और मक्का जिसके पास नहीं है मक्का ले लेगा, या कोई भी वस्तु जो है जिसके पास नहीं है और जिसके पास अधिक है, जो वस्तु अधिक है उसको दे करके और जिस चीज की जरूरत उसे ले लेता था। इसे कहते थे वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि वस्तु से वस्तु का लेन देन। क्लियर? लेकिन जब मुद्रा का विकास हुआ तो मुद्रा के विकास होने के बाद हुआ यूं कि सब चीज जब मुद्रा पर आधारित हो गई, ये नियमित कर दिया गया, ये कागज के टुकड़े पर ये पारित कर दिया गया कि ये 10 रुपए का नोट है, ये आप दीजिएगा तो इतना आपको मिल जाएगा। ये 100 रुपए का नोट है, 500 का नोट है, 1000 का नोट है, 2000 का नोट है, ऐसा कर दिया गया, जिससे ये अब मुद्रा पे चलने लगा। उसे मुद्रा नाम दे दिया गया, यानी कि रुपया पैसा के नाम से आप जानते भी हैं।
लेकिन जब ये पहले नहीं हुआ करता था तो ये वस्तु बिन में प्रणाली था। अगले बात करते हैं, आगे कह रहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी थी? ये बहुत बढ़िया अद्भुत क्वेश्चन है और बड़ा बढ़िया बात कहा गया है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का ही कार्य करती है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दे दिया था? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका नंबर डी, सी नंबर। ये मुद्रा का परिभाषा दिए थे हार्लेट विदर्स ने दिया था, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला कह रहे कि फर्नीचर बनाने में इनमें से किसकी लकड़ी प्रयोग नहीं होती है? फर्नीचर यानी कि कोई भी फर्नीचर की वस्तु हो गई, जैसे कि टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, आपका गेट हो गया, इसमें कौन ऐसी लकड़ी है जिसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं? ऑप्शन कह रहा है चीड़, मोहोगनी, रोजगुंड और पाइन। तो देखियो जो चीड़ होता है ना, चीड़, इस चीड़ का इस्तेमाल हम लोग फर्नीचर बनाने में नहीं करते हैं। इसका हो जाएगा जवाब ए नंबर। कभी कभी केला भी दे देता है ऑप्शन में, तो केला भी आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे चीड़ दिया है तो चीड़ होगा। अगला प्रश्न बड़ा बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि इनमें कौन लौह अयस्क नहीं है? बाबू लौह अयस्क कौन नहीं है? ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी तैयारी चलेगी, बन रही है हमारे साथ, काफी अद्भुत क्लास है। तो देखिए इनमें से कौन है लौह अयस्क नहीं है? तो एंथ्रासाइड, जो एंथ्रासाइड होता है ना, ये लौह अयस्क नहीं होता है, क्योंकि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लाइमोटाइट ये सभी लोहा का अयस्क होता है, लेकिन एंथ्रासाइड नहीं होता है, यानी ऑप्शन आपका सी होगा। अगला है कि तारापुर परमाणु केंद्र कहां स्थित है? तारापुर, तो तारापुर परमाणु केंद्र जो है वो मुंबई के निकट स्थित है, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर होगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फलीदार फल है? फलीदार फसल है, फसल है, बताना है आपको फलीदार कौन है? तो ज्वार, ये आपका क्या नाम है, दालें, ये जो क्या है, ये फलीदार है, यानी ऑप्शन आपका बी होगा। अगला कह रहा है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन जो है वह कौन सा है? सबसे बढ़िया है आपका यहाँ पे महाजन, क्या हो जाएगा, महाजन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, बड़ा बढ़िया प्रश्न है। कह रहे कि वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? किसे सम्मिलित किया जाता है? तो देखिए व्यवसायिक बैंकों को भी, सहकारी साख समितियां को भी और बीमा कंपनियों को भी शामिल किया जाता है, यानी उपयुक्त डी नंबर जो दिया गया है ये सही जवाब होगा आपका। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इसमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? तो रेलवे जो है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी ऑप्शन आपका बी होगा। अगला है कि सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसका राइट जवाब होता है न्यूनतम सहायता मूल्य, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न का जवाब बताइए, तो देखते हैं कौन बच्चे जो है सबसे तेजी से जवाब दे पाते हैं। किधर गया जी? चलिए ये रहा यहां, ये तो प्रश्न बहुत ही अद्भुत प्रश्न है यार, आप जरूर इसे याद कर लीजिएगा। प्रश्न कुछ यूं कह रहा है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? और यह क्वेश्चन इस पर बिल्कुल पूछा जा सकता है, याद रखना, बहुत ही खास प्रश्न है। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो है वहां पे गैस का रिसाव हो गया था, तो याद करना मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसका राइट जवाब हो जाएगा कोलकाता रिषड़ा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहां स्थापित हुआ? तो भारत का पहला टेलीविजन जो है केंद्र स्थापित हुआ था दिल्ली में, 55 का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कह रहे वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? बाबू वैश्वीकरण के जो मुख्य अंग बाटे वो कितना बाटे? 56 नंबर प्रश्न का जवाब बताना है। तो ये 4 अंग होते हैं, वैश्वीकरण के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं हम लोग का 57 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ये रहा प्रश्न आपके स्क्रीन पे, कह रहे कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच वृद्धि हुई थी। तो ये हो जाएगा आयात में भी और निर्यात में भी, दोनों में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा, एकदम जबरदस्त और खामोशी तरीके से एकदम तैयारी करते रहिए, कोई भी दिक्कत आपका होने वाला नहीं है। अगला है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन जो नंबर है वो आपका पूरा 1811 पूरा 4000, ये आपका हेल्पलाइन नंबर होता है। इस पे आप हेल्पलाइन नंबर के लिए आप यहाँ पे कंप्लेन वगैरह कर सकते हैं, ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला है कि ग्रैंड ट्रंक रोड किस नाम से जाना जाता है? जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है NH1 और NH2 के नाम से, ठीक ना, NH1 और NH2 के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे,
और बस अब 20 क्वेश्चन और बाकी है ऑब्जेक्टिव, उसके बाद हम लोग जानेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप लोग उत्सुक है, बार बार कमेंट आ रहा है नीचे, सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाइए। अरे बाबू, हम लगातार ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव पढ़ा दे रहा है ताकि रिवीजन हो जाए। तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा तब ना पता चलेगा, तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए। अगला प्रश्न क्या है हम सभी का कि पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं? पर्वतीय भाग में, तो बाबू पर्वतीय भाग में जो है वह शकरी लाइन बनाया गया है। ऑप्शन आपका बी नंबर होगा। अगला है कि बिहार में जल का उपयोग मुख्यतः किस काम के लिए होता है? जल का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है बिहार में? तो सिंचाई के लिए भी किया जाता है, जल विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है, यातायात के लिए भी किया जाता है, मत्स्य पालन के लिए भी किया जाता है। किस काम के लिए किया जाता है? मत्स्य उत्पादन के लिए भी, सिंचाई के लिए। बिहार में जल का उपयोग मुख्यतः किस काम के लिए? देखिए, अगर यहाँ पे देखिए काम करने के लिए तो सब जगह किया जाता है, लेकिन मुख्यतः की बात कर रहा है तो यहाँ पे सिंचाई ऑप्शन होगा। क्लियर हो गया? सिंचाई होगा ऐसा, ठीक ना? ऐसे देखिए सब चीज के लिए किया जाता है ना। अब यहां पे क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, मुख्यतः की बात कर रहा था। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है हम लोग का कि इनमें कौन सी नदी सालों भर जल पूर्ति नहीं रहती है? तो बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा चीर का, ऑप्शन डी नंबर। अगला है यदि समुच्च रेखाएं दूर दूर बनाई जाती है तब इससे किस भू आकृति का प्रदर्शन होता है? तो यह जो प्रदर्शन होता है वह मंद ढाल का प्रदर्शन होता है, यानी ऑप्शन बी होगा। अगला है उपभोक्ताओं के शोषण का मुख्य प्रकार क्या है? उपभोक्ताओं के शोषण का मुख्य प्रकार जो है ये हो जाएगा क्या चीज? मापतौल में कमी, मिलावट और भ्रामक प्रचार। ये तीनों का तीनों हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। जब भी उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता था कई तरीके से किया जाता है, जैसे मापतौल में कभी कोई आप वस्तु खरीदने जाए तो वहां पे तौला जाता है तो कम तौल दिया जाता है, तो तौल के दे दिया जाता है। आपको देखने से लगता है कि सही तौला है लेकिन वह कम रहता है वस्तु। दूसरा मिलावट करके कई प्रकार के वस्तु को दे दी जाती है आपको। जब जाते हैं, जैसे आजकल तेल की अगर बात करते हैं ना, जो सरसों का तेल है वाकई सरसों का तेल नहीं आ रहा है, उसमें कई प्रकार के मिश्रण कर दी गई है, ये मिलावट हो गई है। इस तरीके से आपका शोषण किया जाता है। भ्रामक प्रचार, ये प्रचार इतना ज्यादा कराया जा रहा है कि आपको विश्वास हो रहा है यही ओरिजिनल है। प्रचार पे प्रचार, कभी इस एक्टर से प्रचार तो कभी उस एक्टर से प्रचार, टीवी पे केवल प्रचार ही प्रचार। तो इससे लग रहा है कि नहीं यही ओरिजिनल एकदम मतलब बढ़िया है, इसको ले लो। और इस प्रकार से प्रचार करके शोषण किया जा रहा है, क्योंकि जिसके अंदर अगर क्वालिटी होगी उसको प्रचार करने की क्या जरूरत है? जिसके अंदर वाकई क्वालिटी होगी, अगर मान लीजिए जैसे हमको हम लोग पढ़ा रहे हैं और हम लोगों के पढ़ाने में अगर सच में क्वालिटी होगी, मेरे में अगर सच में क्वालिटी होगी, तो हमको प्रचार करने से क्या जरूरत है? आप खुद ब खुद जांच कर सकते हैं। हमें एक बार परखिएगा, बार बार देखिएगा। लेकिन अगर प्रचार पे प्रचार हो रहा है, इसका मतलब प्रचार में कुछ खर्चा हो रहा है। जैसे कोई प्रोडक्ट है, जैसे सरसों का तेल है, और कोई कंपनी बार बार प्रचार करवा रही है, तो जो प्रचार करवा रही है तो जिस उस एक्टर को दे रहे हैं जो पैसा, वो पैसा तो निकलना चाहिए ना, तो माल तो डुप्लीकेट रहेगा ही। तो इस तरीके से अगर प्रचार वाली जो वस्तु है उस पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जाता है, नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि वह प्रचार करा रहा है इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ कमी है, तभी प्रचार करा रहा है। क्लियर हो गया? और जो वस्तु ओरिजिनल है वह प्रचार जल्दी नहीं कराते अपना। चलिए अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? अब देखो एक होता है प्राकृतिक आपदा, दूसरा होता है मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा का मतलब है कि जो अपने आप घटित हो जाए, और मानव जनित आपदा का मतलब हो गया कि जो मानव के द्वारा घटित कराया जाए। तो कह रहा है कि निम्न की प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? तो यहाँ पे देखो हिंसा यह प्राकृतिक आपदा नहीं है, क्योंकि बाढ़ जो है, भूकंप जो है, सुखाड़ जो है, ये सब प्रकृति के भगवान का लीला है। जब मन करे तब जहां सुखाड़ तो सुखाड़ हो जाएगा, बाढ़ आ जाता है, और ये भूकंप है तो भूकंप भी हो सकता है। ये क्या है? ये प्रकृति पे डिपेंड करता है, ये किसी इंसान के द्वारा नहीं लाया जा सकता है। कोई कहे कि हम बाढ़ ला देंगे, कैसे ला देगा भाई? कैसे बाढ़ ला दोगे? नहीं आ सकता तुमसे। सुखाड़ ला दोगे, कैसे सुखाड़ ला सकते हो? ये हो नहीं सकता है। जब तक भगवान की लीला नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। भूकंप कोई ला सकता है? नहीं ला सकता है। तो इसलिए जो हिंसा हो गया, आतंकवाद हो गया, बम विस्फोटक हो गया, ये सारा का सारा आपका मानव जनित आपदा है, यानी कि मानव के द्वारा ही घटित कराई जाती है। क्योंकि बम फेंक दिया जाए मानव के द्वारा होगा, ये हिंसा फैलाया जा रहा है मानव के द्वारा ही होगा, ये है ना। तो ये सारी मानव जनित आपदा हो जाएगी, यानी कि प्राकृतिक नहीं है। अगला है सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन है? अगर कहीं पे सूखा हो रहा है इसका जिम्मेदार कारक कौन है? तो वर्षा की कमी। जहां पे वर्षा नहीं होगी वहां पे सूखा पड़ जाएगा, तो यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आपको बखूबी बेहतर तरीके से आपको याद करना है, समझना है, जानना है, परखना है, रिवीजन करना है। ज्यादा हम डीप में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि बार बार एक ही क्वेश्चन में घुसते चले जाएंगे तो पता चलेगा समय खत्म हो गया, कई सारे क्वेश्चन आपका बाकी लग गया, है ना। क्योंकि अब वह समय है कि आपको वह सारे क्वेश्चन बता देने की, आपको वह सारे क्वेश्चन समझा देने की, जिससे आप बेहतर कर सके एग्जाम में, आपका फाइनल थोड़ा बहुत रिवीजन करा देने की,
ज्यादा प्रेशर दिमाग पे देने से कोई फायदा नहीं है। आप रिवीजन कर लीजिए, बस फाइनल हो गया, एग्जाम में जाएगा बखूबी बन जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अगला प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का, आखिर सुनामी का क्या कारण होता है? सुनामी क्यों आता है? तो समुद्री भूकंप, जब समुद्री भूकंप आता है तो सुनामी आता है, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है, बड़ा बढ़िया प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि जब भूमि की ढाल को छोटी छोटी और सटी हुई रेखाओं से दिखाया जाता है तब उसे क्या कहा जाता है? तब उसे याद करके रखना, तब उसे कहा जाता है हाइशूर कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी नंबर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि संसाधनों के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है या निर्भर है? तो वह निर्भर होता है उपयोगिता पर। किस पे निर्भर है? उपयोगिता पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लगभग 10-11 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे बड़ा मजेदार तरीके से हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसके आपका फाइनल रिवीजन हो जाएगा और परीक्षा में आप बेहतर कर सकेंगे। चलिए कह रहे कि मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए? मिट्टी का जो पीएच है लगभग कितना होना चाहिए? तो लगभग 7 के बराबर होना चाहिए। क्लियर हो गया। कभी कभी देखते हैं कि चूना का भी छिड़काव किया जाता है, कभी ढैंचा बोया जाता है। ये क्या है? कभी कभी मिट्टी जो है क्षारीय, देखिए कहीं पे जो मिट्टी होती है वह उसमें अन्न कभी ज्यादा उगरा होगा, लेकिन कुछ सालों के बाद देखा जाता है कि अन्न की वहां पे क्या है, उसी खेत में कम निकल रहा है, उसका पैदावार कम हो रहा है। इसका कारण क्या है? वह अम्लीय हो जा रही है या क्षारीय हो जा रही है, तो उसको उदासीन किया जाता है। और उदासीन विलयन का पीएच मान या उदासीन का पीएच मान आपको पता है 7 होता है, तो 7 इसका जवाब हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? अब देखो फिर प्राकृतिक आपदा नहीं है यानी कि मानव जनित आपदा होनी चाहिए। अभी आपको समझाया आपदा के बारे में, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। क्या आतंकवाद जो है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है यानी कि मानव जनित आपदा है। अगला है कि बाढ़ में सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ जो है ना उसमें सबसे ज्यादा हानि किसमें होती है? तो बाढ़ में सबसे ज्यादा जो हानि होती है वह फसलों को भी होती है, पशुओं को भी होती है, भवनों को भी होती है, यानी उपयुक्त डी नंबर जो दिया गया है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ये तीनों का होती है। अगला प्रश्न कह रहा है, बड़ा बढ़िया प्रश्न है, आइए देखते हैं और इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए हम कहते हैं कि आप हर एक प्रश्न का जवाब देने की कोशिश कीजिए और मन लगाइए किसी भी चीज में। जब मन नहीं लगेगा ना तो फिर बाबू दिक्कत हो जाएगी, मन ना लगेगा तो फिर काफी ज्यादा समस्या बटे। अगला प्रश्न का है कि सामान्यतः किसी देश के विकास का असर किसी आधार पर निर्धारित किया जाता है। किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो आधारित है कौन? प्रति व्यक्ति आय भी, साक्षरता दर भी, या स्वास्थ्य की स्थिति भी, यानी कि इसमें से सभी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में है? तो ये सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है वो हम लोग का सिंचाई में है। सिंचाई में जल का सबसे ज्यादा खपत की जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? वन का जो फैलाव बटे वो कितना बाटे? तो लगभग 7%। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में? तो लगभग 7% बाटे, यानी कि यहाँ पर अधिकतर जो खेती है वो आपका कृषि पे आधारित है। ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं कि प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। ये रहा। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बड़ा ही अद्भुत होगा। एक बार लाइक कर दीजिए, एक बार लाइक कर दे सभी बच्चों, तो सभी बच्चे एक साथ लाइक कर दीजिए, जितने भी रहिए लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करिए। थोड़ा सा रुके हुए हैं बिल्कुल, आप लोग सब्सक्राइब कर दिए, नहीं किए तो कोई बच्चे कहते हैं कि सर हम आपका चैनल 2 बार सब्सक्राइब कर देंगे। जब हाल यार 2 बार सब्सक्राइब करो तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। एक बार सब्सक्राइब करना है, लाल जो दिख रहा है ना उसको ब्लैक कर देना है, बस सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। शेयर तो जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चों को बस पहुंचा करें। क्लियर। चलिए अगला है, कह रहे कि पीतल बनाया जाता है बाबू, पीतल। तो पीतल जो बनावल जाला वो तांबा और जस्ता से बनावल जाला। ठीक बा, चलो आगे बात करते हैं सर। कह रहा कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है? बिल्कुल राइट जवाब इसका हो जाएगा कि बेल्जियम को दिया गया है। अगला है, मुद्रा एक अच्छा है। मुद्रा एक अच्छा क्या है? तो मुद्रा एक अच्छा सेवक है, हम लोग का सेवक है। बिना मुद्रा का कुछ नहीं होगा। बताओ बिना रुपया पैसा के कुछ हो ही ना? सब कुछ आधारित बा रुपया पैसा पर, सब कुछ आधारित हो गल बा। आज के जमाना में सबसे ज्यादा आधारित बाटे रुपया पैसा पर। जकरा लगा पैसा रुपया नहीं खे। और आप लोग और हम लोग तो पता है, हम लोग गरीब फैमिली से आते हैं तो हम लोग को पैसा का महत्व तो हम लोग को सारी चीजें पता है कि पैसा ना होता है तो क्या क्या होता है। हम लोग से ज्यादा कौन जान सकता है ना, ये चीज है। चलिए अगला है कि स्विट्जरलैंड को किस प्रकार के शासन व्यवस्था को का देश कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को, तो स्विट्जरलैंड को होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगला है कि भारत में सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य से उठी?
इसका राइट जवाब हो जाएगा राजस्थान से। किससे? तो राजस्थान से, यानी कि ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपने देखा पूरा 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। आइए बताते हैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में काफी ज्यादा धमाल मचाएगा और सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि 16 फरवरी के दिन जैसा ही परीक्षा देने जाइएगा तो आपसे सामाजिक यानी कि कौन कौन सा क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप पूछा जाएगा और आपको क्या लिखना होगा जिससे कि आपका पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा, एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा। और लगातार आपकी क्लास चलाई जा रही है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों की। तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आइए सबसे पहले यहां पे बोलेगा खंडभाव और गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न। और सब्जेक्टिव प्रश्न में सबसे पहले इतिहास का क्वेश्चन रहेगा जो बोलेगा सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न बनाने की, जिसमें से 6 प्रश्न रहेगा और 6 प्रश्न में से मात्र आपको 3 प्रश्न का जवाब देना होगा और 1 प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी कि 3 गो प्रश्न बनाइएगा 6 नंबर मिल जाएगा इतिहास से और 6 गो प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें से मात्र 3 गो प्रश्न का जवाब देना है। अब आइए बताते हैं आपके कौन कौन सा क्वेश्चन है जो आपके लिए अद्भुत है, काफी ज्यादा खास है, काफी ज्यादा आपके लिए रामबाण है। आइए समझते हैं और देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है सबसे पहला कि ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था? तो यह 3 तरीकों से भिन्न था। पहला तरीका क्या था कि क्रांति के बगैर, दूसरा था भिन्न रीति रिवाज और तीसरा था संसद का योगदान। ये 3 तरीका था। इसमें छोटा मोटा कुछ थोड़ा थोड़ा बहुत लिखना होगा आपको। आइए बता देते हैं क्या लिखना होगा, थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, आपको पढ़ के सुना देते हैं क्योंकि अब आपको रिवीजन करना है फाइनल। अब एक ही क्वेश्चन में अगर हम डीप चले जाएं, अंदर घुसते जाएं, पता चलेगा कि एक ही 2 क्वेश्चन में आपका समय बर्बाद हो जाएगा और ऐसे आपको काफी सारे क्वेश्चन छूट जाएगा। तो बस आपको रिवीजन हम करा रहा है, तो पूरा अंतिम तक बने रहिए, भागिए मत, ठीक ना। खाली बस देखिएगा ना तो आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में अंदाजा लग जाएगा, याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। तो आपको लिखना होगा सबसे पहले में क्रांति के बगैर, तो लिखना होगा ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई और तथा उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था, यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। इसके अलावा यूरोप के अन्य देशों में क्रांति के लिए राष्ट्रवाद ही क्या था? जिम्मेदार था। पहला हो गया। दूसरा था कि 18वीं सदी से पहले ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं, यह एक जातीय समूह का संगठन था जिनकी अपनी राजनीतिक और सांस्कृतिक परंपराएं थी। इन सब के बावजूद यहाँ राष्ट्रवाद की भावना उदित हुई, लेकिन अन्य यूरोपीय देशों के लोग एक ही जाति से संबंध रखते थे। क्लियर? अब यह रहा तीसरा था, ध्यान दीजिएगा, कि संसद का योगदान। क्लियर? तो इंग्लैंड में राष्ट्रवाद की भावना संसद के माध्यम से आई, लेकिन दूसरे राष्ट्र में राजा और राष्ट्रीय अभिनेता इसके लिए क्या थे? वो जिम्मेदार थे। क्लियर हो गया? बस इतना लिखिएगा, आपका पूरा का पूरा नंबर दे दिया जाएगा, कहीं पे भी नंबर नहीं काटा जाएगा। ठीक हो गया? चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इस पर से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% गारंटी है पूछा जा सकता है। सो क्या लिखिएगा, कौन सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है कि खूनी रविवार क्या है? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका पीडीएफ बता देते हैं कहां पे मिलेगा, वो भी ले लीजिए। खूनी रविवार। क्लियर हो गया? अब देखिए खूनी रविवार के बारे में अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसको और जूम कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखे। क्लियर है? चलिए खूनी रविवार, तो आपको लिखना होगा कि 1905 ईस्वी के ऐतिहासिक रूस जापान युद्ध में रूस बुरी तरह पराजित हुआ। इस पराजय के कारण 1905 ईस्वी में रूस में क्रांति हो गई। 9 फरवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह रोटी दो किनारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए क्या हो गया? सीटे पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, परंतु जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाने लगी। हजारों लोग मारे गए। उस दिन रविवार का दिन था, इसलिए उस तिथि को खूनी रविवार यानी कि लाल रविवार के नाम से भी जाना जाता है। बिना एथी का मतलब कि अनाधून गोलियां बरसाने लगी। क्लियर? तो जब गोलियां बरसाने लगी तो इन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें हम लोग खूनी रविवार या फिर लाल रविवार, क्या वो दिन था रविवार था और इसलिए उसे रविवार, खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। बस इतना आप लिखिएगा, आपका पूरा का पूरा नंबर दे दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न कह रहे कि जेनेवा समझौता कब और किनके बीच हुआ? जेनेवा समझौता। अब ये क्वेश्चन जब आएगा तो आपको क्या लिखना होगा, ध्यान दीजिएगा। आपको लिखना होगा कि 1954 ईस्वी में जेनेवा में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु सम्मेलन बनाया गया, जिसे जेनेवा समझौता के नाम से जाना जाता है। जेनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। पहला हो गया यहाँ पे उत्तरी वियतनाम, दूसरा दक्षिणी वियतनाम। ये आपको पहले भी हम बताए थे। हनोई नदी से सटे उत्तर का क्षेत्र उत्तरी वियतनाम, समयादियों को और
उससे दक्षिण दिशा में दक्षिणी वियतनाम, जो अमेरिका समर्पित सरकार को दे दिया गया। बस ये बात लिखना होगा, आपका पूरा का पूरा नंबर दे दिया जाएगा अद्भुत और शानदार तरीके से। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताएं। अब जब ये चंपारण सत्याग्रह की बात आती है, सत्याग्रह तो बहुत सुने होंगे, लेकिन चंपारण सत्याग्रह के बारे में भी आप सुने होंगे। और चंपारण सत्याग्रह के बारे में जब आएगा लिखने के लिए आपको कि परीक्षा में इसके बारे में आप लिखिए, बताइए कि क्या था, कैसे हुआ, क्या चीज था, तो आपको क्या लिखना होगा। पहले तो लाइक कर दो यार, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करो, चैनल पे पहले बने रहो और सब्सक्राइब करके शेयर कर दो। आधा अधूरा देखोगे फिर दिक्कत होगा। चंपारण सत्याग्रह के बारे में तो ध्यान दीजिएगा। बिहार में नीहले गोरों द्वारा 3 कठिया व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें किसान को अपनी भूमि की 3/20 हिस्से में नील की खेती करनी होती थी। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे क्योंकि उससे भूमि की उर्वरता कम हो जाती थी, उससे उसे उत्पादन का उचित कीमत भी नहीं मिलता था, जिससे उसकी स्थिति दयनीय होती गई थी। किसानों के पक्ष को लेकर के महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कर दी। इस ब्रिटिश सरकार को अंततः झुकना पड़ा। इसे ही चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। उससे बोला जाता था कि आप नील की खेती कीजिए। नील की खेती करने से होता यूं है कि वहां की उर्वरकता कम हो जाती है, जो उर्वरक है वह उसकी शक्ति कम होने लगती है और साथ ही उसकी कीमत भी नहीं मिल पाती थी, जिसके कारण महात्मा गांधी के द्वारा यह आंदोलन किया गया, जो कि चंपारण से शुरू हुआ। चंपारण आपका ये हो गया, ठीक ना, ये आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ। बस आपको यही सारी चीजें लिखना है, तो थोड़ा मोड़ा आप बस समझ लिए, जान लीजिए ये क्या क्या क्वेश्चन है, कौन कौन सा क्वेश्चन है जो आपके लिए खास है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे है, कह रहे कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। जो असहयोग आंदोलन था वो प्रथम जन आंदोलन था, कैसे था आइए समझते हैं। तो 1920 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया असहयोग आंदोलन इस मायने में प्रथम जन आंदोलन था कि इससे पूर्व के सभी आंदोलन आर्थिक या सामाजिक आधार पर किसी वर्ग विशेष के द्वारा अपने हितों की रक्षा अथवा पूर्ति के लिए चलाए गए थे, जबकि असहयोग आंदोलन के कार्य ऐसे थे कि हर तरह के लोग इसमें अपना योगदान कर सके, जैसे सरकारी उपाधियों एवं अवैधानिक पदों का त्याग, सरकारी और अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार, सरकारी स्कूल एवं कॉलेजों का बहिष्कार, सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार इत्यादि। जनता ने अपने अपने स्तर के अनुरूप इस कार्यक्रमों में योगदान दिया और असहयोग आंदोलन को जन आंदोलन का रूप प्रदान कर दिया गया। बस ये बात आपको लिखना होगा और आपको पूरा का पूरा बखूबी बेहतर तरीके से आपको नंबर दे दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का जवाब देना है आपको। चलिए तो लास्ट प्रश्न इसमें से इतिहास का क्या पूछा जाएगा, इसके बाद हम अर्थव्यवस्था, फिर लोकतांत्रिक, भूगोल सबका बताएंगे, आपदा वगैरह सबका क्वेश्चन मिलेगा आपको। 32 को क्वेश्चन है, 32 का 32 क्वेश्चन में 16 क्वेश्चन बताना है, सब कुछ बताने वाले हैं। कह रहे कि किन प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई, आइए समझते हैं और जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 ऐतिहासिक प्रक्रियाओं ने आधुनिक शहरों की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई। पहला औद्योगिक पूंजीवादी का उदय, दूसरे विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना और तीसरा था लोकतांत्रिक आदर्श का विकास। बस इतना आप लिखिएगा, आपका पूरा का पूरा नंबर दे दिया जाएगा, कहीं पे भी दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होगी। क्लियर हो गया। अब चलिए, अब इससे आपको इतिहास से दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहां पे, और ये बोलेगा 7 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 8 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। इसमें से किसी एक प्रश्न का जवाब दे देना है। प्रश्न है कि भारत के औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन पर प्रकाश डालिए, और इसके बारे में आपको बखूबी लिखना होगा। लेकिन अभी हम लघुत्तरीय क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं, तो लघुत्तरीय क्वेश्चन ही बताएंगे पहले। क्लियर, उसके बाद आपका दीर्घोत्तरीय भी होगा। चलिए आइए समझते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। लघुत्तरीय में सबसे पहले आएंगे राजनीतिक विज्ञान। क्लियर हो गया, क्योंकि इसके पहले हमने इतिहास के बारे में जाना, अब राजनीतिक विज्ञान। अब राजनीतिक विज्ञान का लघुत्तरीय क्वेश्चन कौन कौन सा है, देखिए ध्यान से। कहेगा कि 9 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 12 नंबर क्वेश्चन तक लघुत्तरीय क्वेश्चन रहेगा। जिस प्रकार से यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इसी प्रकार से एग्जाम में भी रहेगा। 9 नंबर ही क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा लघुत्तरीय, आपका राजनीतिक से, और ये 4 प्रश्न पूछा जाएगा। 4 में से मात्र 2 प्रश्न का जवाब देना है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा खास है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। लोकतंत्र तथा सत्ता की साझेदारी से में क्या संबंध है। लोकतंत्र जो है और सत्ता की साझेदारी में क्या संबंध होता है, ये संबंध को बता दीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सो इसका उत्तर क्या होगा, क्या लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा। लोकतंत्र का अर्थ
कि प्रत्येक नागरिक को अपनी निर्वाचित प्रतिनिधि के द्वारा निर्णय लेने का अधिकार तथा सत्ता देना। सत्ता की साझेदारी का अर्थ है कि शासन में समान प्रतिनिधित्व देने के लिए विभिन्न सामाजिक दलों में सत्ता को विभाजित करना। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, जिसमें सांस्कृतिक तथा भाषा के भेदभाव के बिना सभी लोगों को क्या करता है, राजनीतिक व्यवस्था में शामिल किया जाता है। बस इतना चीज आप लिखिएगा और आपका पूरा का पूरा नंबर जो है वो दे दिया जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। बस आप क्वेश्चन देखिए, उसका थोड़ा मोड़ा आंसर देखिए, समझ लीजिए और जान लीजिए। अगला यहां पे है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों के 2 स्वरूप देखने को मिलते हैं, एक राष्ट्रीय और दूसरा क्षेत्रीय। वैसे राजनीतिक दल जिनका अस्तित्व पूरे देश में होता है राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहलाते हैं। इनके कार्यक्रम एवं नीतियां राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, इनकी इकाइयां राज्य स्तर पर भी होती है। बस हो गया, आपको इतना सारी चीजें लिखना होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये आपको हम केवल रिवीजन करा रहे हैं, इसलिए आपको इसको ज्यादा हम समझा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि समझाते चले जाएंगे फिर समय लगेगा और आपके पास समय कम है, मेरे पास भी समय कम है, क्योंकि आपको एग्जाम अब देने जाना है, बहुत सारा चीज पढ़ना है, हमें बहुत सारा चीज आपको पढ़ाना है। तो दोनों यहाँ पे हम लोग को मजबूरी है, क्योंकि हम लोग को बस आपको वही सारी पढ़ लेना है जो सीधे एग्जाम में जाए। तो आप बने रहिए हमारे साथ और बस आप तैयारी कर लीजिए, समझ लीजिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट और खास खास क्वेश्चन है। अगला, और इसका पीडीएफ भी कैसे मिलेगा भी बता देते हैं। कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र की 4 समस्याओं का वर्णन करें। 4 गो समस्याएं हैं, उसका वर्णन कर दीजिए, कौन कौन समस्या है। पहला यहां पे है, भारतीय राजनीति की निम्नलिखित 4 समस्याएं निम्नलिखित है। पहला है भारत में शिक्षा का अभाव, जिससे यहां की जनता अपने अधिकार और कर्तव्य को के प्रति सचेत नहीं रहती है। शिक्षा का अभाव है, जहां कह दिया वोट देने की वहां पे वोट डाल दिए, लेकिन अपने पास समझदारी होनी चाहिए कि कहां वोट देनी है। दूसरा, हमारे देश में सामाजिक समानता की जगह जाति धर्म ऊंच नीच का भेदभाव अधिक है। इस जाति के लोग हैं यहां पे ही वोट दो, हमारे जाति के लोग हैं हम यहीं पे वोट देंगे, ऐसा चल रहा है। ये ऊंच जाति के लोग हैं, ये नीच जाति के लोग हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये है। तीसरा, भारत की जनता मतदान के महत्व को नहीं समझ पाती, अतः मतदान का दुरुपयोग होता है। क्लियर? चौथा, भारत में आर्थिक समानता का अभाव है, आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार है। बस ये सारी चीजें आपको लिखना होगा और आपको पूरा का पूरा जो नंबर है अद्भुत तरीके से यहां पे दे दिया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे कि दबाव समूह यानी कि प्रेशर ग्रुप्स क्या है, उदाहरण देकर के आप समझाइए। दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स। तो दबाव समूह के बारे में ये समझते हैं क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखिएगा इसका उत्तर ध्यान दीजिएगा। दबाव समूह वैसे संगठन होते हैं जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के समान दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने अथवा उसमें हिस्सेदारी करने का नहीं होता। दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पेशे, हित, आकांक्षा अथवा मत के लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं, जैसे नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन, ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन तथा जमायत ए मुस्लिम इत्यादि। ये बस आपको लिखना होगा। जैसे लिखिएगा आपका पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा, कहीं पे भी नंबर नहीं काटा जाएगा। इसके बाद से यहां पे आपसे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 13 नंबर क्वेश्चन और 14 नंबर क्वेश्चन रहेगा। इसमें से किसी एक प्रश्न का जवाब देना होगा। जैसे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में है कि नगर निगम के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। क्लियर? इसके बारे में बखूबी यहां पे लिखा गया, आपको लिखना होगा। इसका पीडीएफ भी मिलेगा, आपको बता देते हैं कैसे। लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक समृद्धि एवं विकास में सहायक बनता है, ये आपको लिखना होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये तो हो गया। अब आइए, अब हम लोग समझेंगे क्या चीज, अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन। और अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा खास होगा, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन। आइए जानते हैं। चलिए तो ये रहा क्वेश्चन, छोटा कर दे थोड़ा सा और। अरे यार, चलो, अरे ऐसे रहो ना,
चलिए दिख रहा है जी, चलिए दिख रहा होगा, पूरी उम्मीद है। अरे क्या अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था, वही अर्थशास्त्र। इससे लघु उत्तरीय क्वेश्चन आएगा प्रश्न संख्या 15 से लेकर के 18 के बीच में, यानी कि 18 तक क्वेश्चन रहेगा अर्थशास्त्र से। और ये प्रश्न आपको 4 रहेगा, जिसमें से 2 प्रश्न का जवाब देना होगा, 4 अंक का मिल जाएगा आपका, ये 4 नंबर मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न है जो आपके लिए खास है, तो ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं? गरीबी रेखा, गरीबी किसे कहा जाता है? बीपीएल वगैरह आप जिसमें को पता है वही गरीबी है। करें कि गरीबी रेखा से क्या है, तो गरीबी को निर्धारित करने के लिए योजना आयोग द्वारा सीमांकन किया गया गरीबी रेखा कैलोरी मापदंड पर आधारित है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। अर्थशास्त्र में गरीबी की माप की यह काल्पनिक रेखा है। इस रेखा से नीचे के लोगों को गरीबी रेखा के नीचे यानी कि बिलो प्रॉपर्टी लाइन माना जाता है। इसे संक्षेप में बीपीएल के नाम से जाना जाता है। जिसके पास बीपीएल है वह गरीबी रेखा के नीचे है, वही गरीब लोग हैं। क्लियर हो गया? तो ये आपको लिखना होगा गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं। आगे बात करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, जिससे कि आगे से वीडियो मिला करे और आपको एग्जाम के दिन भी काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। हम वह क्वेश्चन बताते हैं जो सीधे आपके एग्जाम में आता है। चलिए तो कर दीजिए जल्दी से सब्सक्राइब। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सकल या कुल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? सकल या कुल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, किसी देश में किसी दिए हुए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी कहा जाता है। बस हो गया, यही चीज आपको लिखना होगा कि किसी देश में किसी दिए हुए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है वह उसे सकल घरेलू हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, यानी कि जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं उसे। क्लियर हो गया? यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है द टोटल क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्ट्स इन द एन इकोनॉमिक इन ए गिवन ईयर इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जीडीपी। क्लियर हो गया? चलिए आगे बात करते हैं। अब क्वेश्चन कर रहा है साख क्या है, और इसके बारे में भी आप बहुत खूब ही जानते हैं बेहतर तरीके से कि साख क्या है। ध्यान दीजिएगा, आपको क्या लिखना होगा। साख का अर्थ होता है विश्वास अथवा भरोसा करना। साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा करना। अर्थशास्त्र में साख का अर्थ ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता में विश्वास से होता है। प्रोप्राइटर जोट के अनुसार साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है, और यही होता है आपका साख। और यह चीज आपको लिखना होगा। साख के 2 पक्ष होते हैं, पहला होता है ऋणदाता तथा दूसरा होता है ऋणी। ठीक ना? अब देखो, अर्थात किसी दिए हुए समय में ऋण रुपए यानी कि सेवाओं या वस्तुएं साख के आधार पर प्राप्त करता है और एक निश्चित अवधि के बाद उतनी ही मुद्रा ब्याज सहित लौटाने का वादा करता है कि हम आपसे पैसा ले रहे हैं और आपको निश्चित समय में इतना पैसा हम वापस कर देंगे। यही होता है आपका साख। ठीक ना? चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही खास है, कह रहा है कि उदारीकरण की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन क्या है? उदारीकरण कि उदारीकरण क्या है और उदारीकरण की परिभाषा दीजिए। तो लिखिएगा, उदारीकरण का अर्थ सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक ऋण नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों जैसे लाइसेंस, कोटा आदि को हटाना है। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत 1991 ईस्वी से भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई है। यही आपका हो जाएगा सही जवाब। इतना बस आप लोगों को लिखना होगा। इसके बाद इसमें आपसे पूछा जाएगा दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। क्लियर हो गया? अब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 गो, 19 नंबर क्वेश्चन और 20 नंबर क्वेश्चन। जैसे 19 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है, और ये रट लो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस वर्ष बिल्कुल आ सकता है। ठीक है? चलो आगे बात करते हैं हम लोग और आगे देखते हैं। आगे हम जानेंगे भूगोल का क्वेश्चन, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा खास होगा। भूगोल के बारे में चलो ये रहा। अब ध्यान दीजिएगा, भूगोल के बारे में कौन कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन आपके लिए खास है। तो भूगोल में क्वेश्चन पूछा जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 26 नंबर क्वेश्चन तक, जिसमें 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 6 क्वेश्चन में से मात्र 3 को प्रश्न का जवाब दे देना है। इस तरीके से आपको
आपको 3 प्रश्न का जवाब देना है। प्रश्न 2-2 अंक का प्रश्न होगा और आपको 6 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि 3 को प्रश्न बनेगा, 3 दूनी 6 नंबर मिल जाएगा। आइए समझते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें से खास है, कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 21 नंबर प्रश्न है कि संसाधन नियोजन की क्या आवश्यकता है। संसाधन नियोजन की, तो ध्यान दीजिएगा, लिखना होगा अधिकतर संस्थाओं की आपूर्ति सीमित होती है। दूसरा, अधिकतर संसाधनों का वितरण देश भर में असमान होता है। तीसरा, संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग पर्यावरण को प्रदूषित करता है। चौथा, संसाधनों का कम उपयोग देश की अर्थव्यवस्था को अविकसित करता है। पांचवा, मानवीय संसाधनों को नियोजित करने की आवश्यकता है, क्योंकि तभी हमारा प्राकृतिक संसाधन विकसित हो पाएंगे। बस हो गया, आपको इतना लिखना होगा। अगला क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, कह रहा है कि बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। क्लियर हो गया। आइए इसको जानते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा, कैसे क्या चीज लिखना होगा। आपको लिखना होगा कि झारखंड के बिहार से अलग हो जाने के बाद यहां की वन संपदा काफी दयनीय स्थिति में आ गई। केवल 6764.14 हेक्टेयर पर ही वन का फैलाव था, यानी कि वन था। आगे देखिएगा, यहां पे ये सारी चीजें हैं, ठीक है। वन जो है वह फैलाव था या वन बच गया था, जो बिहार की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सिर्फ 7.1% है। बिहार के 38 जिलों में से 17 जिलों में वन प्रदेश तो समाप्त हो गए। पश्चिम चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, नालंदा, गया, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद में वनों का स्थिति कुछ अच्छी है। शेष में वन के नाम पर झाड़ झुरमुट बच गए हैं। अब जो है ज्यादातर जिले में जो है वह क्या है, वहां पे वन है ही नहीं। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीजें आपको लिखना होगा, आपको पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे कि पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। जो पेट्रोलियम है उससे किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है उसे समझिए। तो पेट्रोलियम से निम्न वस्तुओं का निर्माण होता है। पहला, गैसोलीन, डीजल, किरोसिन तेल, स्नेहक यानी कि ग्रीस, पेट्रोल, कृत्रिम रेशा, कीटनाशक एवं अन्य दवाइयां, साबुन और प्लास्टिक इत्यादि निर्माण होते हैं। बस ये आपको लिखना होगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए जलमार्ग का क्या महत्व है। भारत के लिए जो जलमार्ग है उसका क्या महत्व है। तो लिखिएगा कि भारत के लिए जलमार्ग का इस प्रकार महत्व है। भारत का विदेश व्यापार जलमार्ग से होता है। यह परिवहन का सर्वोत्तम सस्ता साधन है। तटीय इलाके के लोग मछली मारकर अपनी आजीविका भी चलाते हैं। 3 ओर से समुद्र से घिरे होने के कारण भारत को प्रायद्वीपीय कहा जाता है। बस यही चीज है और यही चीज आपको लिखना होगा। क्लियर हो गया। अब चलिए आगे है 25 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही खास है। 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कहा जाएगा आपसे कि कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इस कथन की व्याख्या कर दीजिए। तो लिखना होगा आपको, संयुक्त बिहार यानी कि झारखंड के अलग होने से पूर्व खनिज के भंडार की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्यों में से एक था, किंतु विभाजनोपरांत सभी खनन क्षेत्र झारखंड में चले गए। अब बिहार की सीमा में केवल कृषि कार्य के लिए ही भूमि उपलब्ध है। यहाँ की समृद्ध कृषि पर ही निर्भर है, क्योंकि यहाँ की 90% आबादी गांवों से निवास करती है, जिनका मुख्य पेशा कृषि है। 80% लोग कृषि पर ही आधारित है। अंततः उनके जीविका के आधार एवं अर्थव्यवस्था की ऋण कृषि को कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बस यही चीज आपको लिखना होगा। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है जो कि आपके लिए काफी ज्यादा खास है। ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कह रहे कि तलचीन और स्थानीय ऊंचाई क्या है। तलचीन और स्थानीय ऊंचाई के बारे में आपको लिखना होगा। वो लिखना होगा तलचीन के बारे में कि वास्तविक सर्वेक्षण के द्वारा दीवारों, पुलों, खंभों, पत्थरों जैसे अस्थायी वस्तुओं पर समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को तलचीन कहा जाता है। इसे फीट या मीटर के इकाई में प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा होता है स्थानीय ऊंचाई। तलचीन की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानीय ऊंचाई कहते हैं, यानी स्पॉट हाइट्स कहा जाता है। इस विधि से बिंदुओं के सहारे मानचित्र में स्थानों की ऊंचाई क्या संख्या लिख दी जाती है। बस हो गया। आपको ये सारी चीजें लिखना होगा। अब इसमें आपसे पूछा जाता है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। दीर्घ उत्तरीय जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 28 होते हैं। क्लियर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 28 होते हैं। अब हम लोग को लघुत्तरीय क्वेश्चन की बात करना है। अब एक बचा है हम लोग का केवल यहाँ पे आपदा का। क्लियर। आइए समझते हैं आपदा के क्वेश्चन। ये रहा आपदा
और आपदा से कौन कौन सा क्वेश्चन खास है, और आपको जैसा कि हम पहले से ही बता रहे हैं कि आपदा में कुछ खास खास क्वेश्चन होता है और उसी को आपको घुमा फिरा के बार बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है आपदा का लघु उत्तरीय प्रश्न, 29 क्वेश्चन से लेकर के 32 नंबर क्वेश्चन तक, 6 प्रश्न में से 3 को प्रश्न जवाब देना है। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं कौन कौन सा प्रश्न है। कह रहा है प्रश्न में हम लोग का कि सूखे की स्थिति को परिभाषित कीजिए। जो सूखा है, सूखा की स्थिति बताइए। तो औसत से कम यानी कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होने एवं भूमिगत जल स्तर से अधिक गहराई तक नीचे चले जाने से उत्पन्न समस्या सूखा कहलाती है। सूखे के कारण पीने हेतु एवं फसलों की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध नहीं हो पाता है। सूखे का सबसे प्रमुख कारण भूमंडलीय ताप में वृद्धि करना है। बस हो गया, आपको ये सारी चीजें लिखना है, आपका पूरा का पूरा नंबर दे दिया जाएगा। अगला है भूकंप के केंद्र एवं अधिकेंद्र के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। अब देखिए यहां पे जब ये अंतर स्पष्ट करने की बात आती है तो आपको कैसे लिखना होगा, क्या लिखना होगा? तो आपको लिखना होगा भूपटल के नीचे का वह स्थान स्थल जहां भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है उसे भूकंप केंद्र कहा जाता है, जबकि भूतल पर वे केंद्र जहां पे भूकंप के तरंग का सर्वोत्तम अनुभव होता है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। हो गया, अंतर हो गया, आपको ये लिखना है। आगे चलिए, अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न बहुत ही खास है कि आपदा के समय सर्वप्रथम सक्रिय या मददगार कौन होते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसके बारे में आपको क्या लिखना होगा, ध्यान दीजिएगा। आपको लिखना होगा कि आपदा के दौरान तथा एकदम बाद अधिकतर पड़ोसी अथवा समुदाय के लोग ही सबसे पहले सक्रिय या मददगार होते हैं। वे लोग जो आपातकालीन स्थिति में सबसे पहले क्रियाशील होते हैं, जिनके पास चिकित्सा संबंधी अथवा अन्य आपत्तियों से निपटने के लिए मूलभूत योग्यताएं होती है तथा वे समुदाय के भाग होते हैं अथवा उनसे मिलकर कार्य करते हैं। ये क्या हो जाएगा, बस इतना आपको लिखना होगा और आपका सही जवाब ये होगा और आपको ये चीज मिल जाएगा। ठीक है ना, यानी कि पूरा का पूरा अंक आपको दे दिया जाएगा। ये रहा आपका लास्ट प्रश्न, लेकिन उसको बताने से पहले आपको बता दें कि आपको ये पीडीएफ नोट्स कहाँ पे मिलेगा जिससे बिहार बोर्ड द्वारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको पता है कि हम धुरीना ऐप पे आ चुके हैं और धुरीना ऐप एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपको पता होनी चाहिए। और उस पर हम एक कोर्स लॉन्च हुआ है, रामबाण क्रैश कोर्स नोट्स। उस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। आप जाइए धुरीना ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पे आप हमारे कोर्स को वहां पे दिखाई देगा, मेरा फोटो मंटू सर के नाम से होगा। ठीक है ना, क्रैश कोर्स रामबाण के नाम से। ये अगर समस्या होती है तो इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल कीजिए 9801619013। ये हम नहीं रिसीव करेंगे बाबू, ये मेरा टीम रिसीव करेंगे कोई। ठीक है ना, ये कोई मैडम है वो बैठी हुई है, आपके कॉल रिसीव करेंगे, आपको समझा देगी कैसे आपको कर रहा है। ठीक है ना, तो आप जल्दी से कॉल भी कर सकते हैं, तो जल्दी से कॉल कीजिए और उनसे बात करके आप जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। कॉल करने का समय 9 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक कीजिएगा तो बेहतर होगा। क्लियर, 9 बजे से 5 बजे तक। चलिए फिलहाल आइए समझते हैं यहां पे क्वेश्चन क्या है, क्लिक क्यों नहीं हो रहा है। ठीक ना, चलिए कह रहे हैं कि भूकंप के क्वेश्चन है कि भूकंप के प्रभावों को कम करने वाले 4 उपायों को लिखिए। आइए 4 उपाय लिखते हैं हम लोग। पहला, भूकंप के प्रभाव को कम करने के 4 उपाय निम्नलिखित है। पहला, भवन का निर्माण यातायात किया जाना चाहिए। दूसरा, ईंट पत्थर या कंक्रीट युक्त दीवार का निर्माण किया जाना चाहिए। तीसरा, दरवाजे अथवा खिड़कियों की स्थिति भूकंप अवरोधी होनी चाहिए। चौथी, गलियों एवं सुखाड़ को चौड़ा होना चाहिए। बस यही चीज होना चाहिए और ये आपका सही जवाब हो जाएगा। इतना बस आपको लिख करके एग्जाम में चले आना है। इस तरीके से आपने देखा इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन काफी बेहतर चल रहा है। और जो भी आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सबको बताइए। उसके बाद जितने भी वीडियो नहीं देखे हैं उस सभी वीडियो देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया और जबरदस्त तैयार कीजिए। फिर मिलते हैं इस तरह का हमारे वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा।